हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। आज की सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले फैमिली लॉ के अंडर में हिंदू लॉ को क्या किया था, अच्छे से कवर किया। अब हिंदू लॉ में हमने सबसे पहले जाना कि एंशियंट सोर्सेज क्या है यहाँ पे, जो हमको हिंदू लॉ में यहाँ पे कस्टम या फिर प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं। देन हमने क्या जाना कि हिंदू है होता कौन है। उसके उसके बाद हमने जाना कि हिंदू लॉ के अंडर में आप मैरिज कैसे कर सकते हो। देन हमने जाना अगर आपका शादी हो गया तो किसी को डाइवोर्स लेना है तो कोई डाइवोर्स कैसे ले सकता है। या फिर लास्ट में हम जाते जाते एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े थे, इनहेरिटेंस को लेकर कि कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया तो उसको आप एक तरीके से उसका बंटवारा कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो अगर हम लोग इस क्लास में अगर देखें, इस क्लास को हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रक्चरली हम लोग बनाए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है। अगेन इस क्लास में भी सबसे पहले ही इसके भी सोर्सेज जानेंगे कि मुस्लिम लॉ का सोर्सेज क्या है। देन यहाँ पे शादी कैसे होगा उसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैरिज का क्या है, देन यहाँ पे डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और देन लास्ट में यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रोविजन होंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक। अब ये क्लास बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका क्लैट के लिए भी। क्लैट के लिए आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको समझ आएगा जो यहाँ पे टर्म्स दिए होंगे कि मेहर क्या होता है, ये सब। उसके अलावा जामिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। क्यों? क्योंकि जामिया में डायरेक्ट क्वेश्चन मुस्लिम लॉ या फिर हिंदू लॉ हो गया, फैमिली लॉ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमने हिंदू लॉ तो ऑलरेडी कवर कर लिया, अगर वो किसी को करना है, किसी ने नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, विजिट करके उसको भी देख सकते हो। ठीक। अब आज के क्लास का बात करें हम लोग तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो वही यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से शरीयत लॉ भी हम बोलते हैं, तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, यानी इसका एंशियंट सोर्स मान लो ये सबसे पहले ड्राइव कहाँ से किया गया। तो एक तो माना जाता है मेन कुरान को। कुरान जो मुस्लिमों का क्या है, होली टेक्स्ट है, जैसे हिंदुओं का क्या है, भगवत गीता। तो कुरान क्या है, वर्ड्स ऑफ अल्लाह पास टू प्रॉफिट मोहम्मद वाया एंजल गैब्रियल। अब कुरान जो मुस्लिम लोग उनके हिसाब से क्या है कि जो अल्लाह बोल रहे थे वो उनका वर्ड डायरेक्ट वो किसके द्वारा लिखा गया, एक तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुरान में बहुत सारे आपको कस्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सुन्ना या फिर हदीद। तो ये क्या है, सेइंग एंड एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अब देखो सुन्ना और हदीद क्या है, तो यहाँ पे हदीद या फिर सुन्ना में आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो बहुत कुछ करते होंगे। उनके एक्शंस को देखकर यहाँ पे, या फिर उनके सेइंग को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर आगे चलकर जो स्कॉलर लिखे हैं वो एक तरीके से क्या, सुन्ना या फिर हदीथ है। वो भी क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद का ही इसमें मेन कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको इजमा देखने को मिला, जो क्या है, कंसेंसस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर टू सॉल्व प्रॉब्लम नॉट मेंशन इन कुरान और सुन्ना। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि इवॉल्व होगा सोसाइटी तो बहुत सारे ऐसे चीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि उस टाइम पीरियड पे नहीं होंगे। तो उस टाइम पीरियड पे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उसके बारे में ना कुरान या फिर सुन्ना या फिर हदीस में उसके बारे में नहीं वर्णन किया गया होगा, उसके बारे में वहाँ पे नहीं बताया गया होगा। तो वैसे मैटर पे यहाँ पे क्या क्या किया गया कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे एक साथ बैठेंगे और जो ऐसे जो प्रॉब्लम अराइज होंगे उनको क्या करेंगे, बेसिकली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजमा। एक और हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक और हमारे यहाँ पे क्या है, लास्ट जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट सोर्स है, कियास। अब कियास क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग अप्लाइंग लॉजिकल फ्रॉम ओल्ड प्रिंसिपल टू सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम अप्लाइंग अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन टू मॉडर्न ड्रग्स। अब देखो कुरान में क्या लिखा हुआ है, आपको सबको पता होगा कि अल्कोहल पीना क्या है, नहीं पीना चाहिए, बैन है। ठीक। बट आगे चलकर अल्कोहल जैसा ही एक तरीके से नशीला चीज क्या है, ड्रग्स भी वही है, बट ड्रग्स के बारे में तो वर्णन उसका वहां पे नहीं किया गया है कुरान में। आया समझ। तो कियास क्या है, कियास ऐसे सेट ऑफ बेसिकली वहां पे आपको रूल्स बताए जाएंगे जो उसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर है वो क्या कर रखे हैं कि कुरान या फिर सुन्ना या फिर हदीस में जो कोटेशन दिया गया होगा किसी चीज के बारे में, उसके जो मॉडर्न फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं, तो हम लोग लॉजिकली अप्लाई करके क्या बोलेंगे कि हाँ इसी का एक फॉर्म क्या है, बैन है, तो ये वाला भी बैन होना चाहिए। एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है कि जैसे अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में ये नहीं पीना चाहिए कुरान में बताया गया है, बट मॉडर्न ड्रग्स के बारे में नहीं बताया गया। जैसे हीरोइन हो गया, चरस हो गया, ये सब के बारे में वहाँ पे नहीं बताया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट लॉजिकली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी तो एक तरीके से क्या है, डेंजरस प्रोडक्ट है, अगर ह्यूमन के परस्पेक्टिव से देखें, नशीला चीज है ये। तो ये भी क्या होगा, बैन होगा, इसको भी हम क्या मानेंगे, हराम मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स किसका, मुस्लिम लॉ या फिर शरीयत लॉ का। अब नेक्स्ट, पहला तो हमने प्राइमरी लॉ जाना, सेम हमने हिंदू लॉ का भी सबसे पहले प्राइमरी लॉ जाना था। देन यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी लॉ। तो देखो सेकेंडरी लॉ क्या हो गया,
जो लेजिस्लेशन, अब यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे लॉ पास किए जाएंगे, तो ये किसके अंडर में आएंगे? लेजिस्लेशन के अंडर में ये सब आएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया शरीयत लॉ गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो जैसे हम लोग हिंदू में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, ये सब क्या है, ये हमारे लेजिस्लेशन से द्वारा लाए गए यहाँ पे लॉ है। तो ऐसे ही मुस्लिम में भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे लॉ लेकर आ सकती है, तो सेकेंडरी सोर्स में ही आएगा। उसके अलावा क्या हो गया, जुडिशियल डिसीजन, जैसे शाह बानो केस हो गया, सरिया बानो हो गया। तो सरिया बानो केस में क्या देखने को मिलता, ट्रिपल तलाक को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। और यहाँ पे शाह बानो केस में यहाँ पे क्या देखने को मिला है हमको, यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला था। और सायरा बानो में सबको पता ही है कि यहाँ पे ट्रिपल तलाक पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सेम हम लोग सेकेंडरी लॉ अगर यहाँ पे जुडिशियल डिसीजन का हिंदू के लिए देखें, तो आप देख लो हिंदू सक्सेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का 2004 में जजमेंट आता है कि यहाँ पे डॉटर के पास भी क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 50% बराबर अधिकार है, जो कि उससे पहले नहीं था। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस है। उसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेस क्या आते हैं, कस्टम्स, यानी आप किसी रीजन में रह रहे हो और उस रीजन में बहुत पुराने टाइम से कुछ आपके पूर्वज किसी कस्टम्स को मान रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे सेकेंडरी सोर्सेस। उसके अलावा एक और हमको देखने को मिलता है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम, सबको पता है मुस्लिम यहाँ पे दो पार्ट में, यहाँ पे दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, शिया मुस्लिम, दूसरा क्या है, सुन्नी, है समझ। तो अब इनका भी अपना अपना बहुत कुछ एक तरीके से इनके भी कुछ मानने का तरीका दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो अब देखो इनके बीच में एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि डिफरेंसेस कहाँ से अराइज होता है, तो शिया सुन्नी को लेकर, तो उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ शिया कौन है, जो थोड़े लिबरल है, यानी जो थोड़े उतने ज़्यादा हार्ड लाइनर नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, एक तरीके से देखा जाए शिया और सुन्नी के बीच में, है समझ। बट शिया किस माइंडसेट के हैं, कंजर्वेटिव। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो डिफरेंस सिंपल सा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद का यहाँ पे डेथ होता है तो उनके सक्सेसर का बात आएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन यहाँ पे लीड करेगा, एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड को आप समझ लो। तो यहाँ पे सक्सेसर का बात आएगा, तो जो शिया मुस्लिम होंगे उनका क्या नाम रहेगा कि इन्हीं के ब्लड से यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेसर होना चाहिए, आया समझ। बट सुन्नी मुस्लिम का क्या क्या नाम रहेगा कि जो नेक्स्ट सक्सेसर बनेगा यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का, वो एक क्या होना चाहिए, काबिल व्यक्ति होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उन्हीं के ब्लड का आदमी यहाँ पे क्या बने, सक्सेसर बने। तो उसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे शिया और सुन्नी क्या हो जाएंगे, बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अब इस पे बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा सकता था, बट हमारे लिए आज के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। अब डायरेक्ट हम लोग किस पे आएंगे कि अब हम लोग आ जाएंगे मुस्लिम मैरिज पे, यानी क्या बोलते हैं उसको, निकाह, ठीक है। अब मैरिज इन मुस्लिम लॉ इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो हिंदू लॉ के हिसाब से मैरिज क्या है, सेक्रामेंट है, यानी क्या है, एक पवित्र चीज है ये हिंदू लॉ के हिसाब से शादी। बट यहाँ पे क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दो जैसे एक सलवाई शादी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आ रहे हैं जो उनको निभाना है। तो अब यहाँ पे मुस्लिम लॉ के अंडर में यहाँ पे शादी करने के लिए कुछ एजेंशियल चीजें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ऑफर दिया जाएगा सबसे पहले एक साइड के द्वारा, देन उसका क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कबूल है, आया समझ। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले एक पार्टी ऑफर करेगी, देन सामने वाले उसको एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद पहला एजेंशियल ये है। दूसरा क्या है कि शादी करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, सेम मीटिंग, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट हैपन एट द सेम टाइम। अब देखो एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि उसमें भी हमको सेम चीज देखने को मिलता है कि अगर सामने वाला आपको ऑफर दे रहा है तो आपको क्या करना है, जो उसका एक्सेप्टेंस का जवाब है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिजेक्ट कर रहे हो, उसका टाइम क्या आपको उसी टाइम पर यहाँ पे बताना है। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि कंपीटेंट पार्टीज। अब कंपीटेंट पार्टीज यहाँ पे क्या कि मिनिमम अटेंड एज ऑफ पुबर्टी कंसिडर 15 ईयर्स इन मुस्लिम लॉ। अब देखो शादी के लिए यहाँ पे मिनिमम एज कितना रिक्वायरमेंट है, तो हिंदू लॉ के हिसाब से हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मेल के लिए 21 और फीमेल के लिए 18। बट यहाँ पे मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या है कि मस्ट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब देखो प्यूबर्टी का एज अगर हम लोग गर्ल्स में देखें तो अभी के टाइम पे 12 साल के बाद हमको देखने को मिल जाता है, ठीक। और अगर हम लोग जो यहाँ पे मेल है उनके अंडर में भी देखें तो हम लोग वहीं 12-13 के साल में हमको देखने को ये चीज़ मिल जाएगा। तो बट
ये पुराने हिसाब से अभी यहाँ पे 15 ईयर्स दिया गया है, बट प्रेजेंट सिनारियो से देखो तो नॉर्मल केस में हमको 12 ईयर देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से क्या कि जो जो यहाँ पे 12 साल से जिनका एज ज़्यादा है वो क्या है यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम लॉ के अंडर में शादी कर सकते हैं। आया समझ। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। हमको हिंदू लॉ में भी ये देखने को मिला था कि यहाँ पे फ्रॉड करके या फिर कोअर्जन में डरा धमकाकर हमको क्या कंसेंट नहीं लेना है। आया समझ। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मुस्लिम लॉ में शादी होगा तो आप लोग अगर शादी देखोगे तो उसमें कुछ लोग आप साइड में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे विटनेस का रिक्वायरमेंट है। कितना विटनेस आपको कितना चाहिए, या फिर 2 मैन या फिर 2 वुमेन, नहीं तो यहाँ पे क्या 1 मैन और 2 वुमेन, यानी ये कॉम्बिनेशन आपको चाहिए ही चाहिए। आया समझ कि 2 मैन होने चाहिए, नहीं तो 1 मैन और 2 वुमेन। ठीक, तो ये हमारा क्या है इतने विटनेस यहाँ पे क्या है रिक्वायर्ड है कि या फिर सिर्फ 2 मैन होंगे तो चल काम बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 1 मैन और 2 वुमेन होंगी विटनेस के लिए, तो भी यहाँ पे शादी इनका क्या रहेगा एक तरीके से लीगल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनके शादी में एक और कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, मेहर यानी डावर। अब ये क्या होता है, मैंडेटरी कंसिडरेशन मनी और प्रॉपर्टी गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, इट इज एन ऑब्लिगेटरी लीगल राइट। अब देखो मेहर क्या है। अब मेहर सिंपल सा आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करते हो, मुस्लिम लॉ के हिसाब से शादी क्या है कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो सामने वाला जब ऑफर देगा ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस होगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट बनेगा। आया समझ। वो क्या एक्सेप्टेंस के बाद यहाँ पे क्या एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के साथ में यहाँ पे कंसिडरेशन ऐड होगा। क्या क्या कंसिडरेशन ऐड होगा, तब जाकर फाइनली क्या बन पाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है आपको आगे समझ कि सब एक सामने वाला एक पार्टी सबसे पहले कुछ यहाँ पे ऑफर देगा, सामने वाला फिर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट के बाद वो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ जब कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम यहाँ पे वही है कि कंसिडरेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या है मेहर देना रहता है, यानी जो यहाँ पे फीमेल है हस्बैंड के द्वारा मेल के द्वारा अपने वाइफ को यहाँ पे एक अमाउंट दिया जाता है जो कि फिक्स किया जाता है। वो क्या है, इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी लीगल राइट। ये वुमेन का क्या है लीगल राइट रहता है। अगर ये लीगल राइट नहीं, अगर मेहर नहीं दिया जा रहा है पति के द्वारा पत्नी को, तो शादी को क्या करवा सकती है, कभी भी कोर्ट में जाकर इनवैलिड करवा सकती है। क्यों, क्योंकि उसको मेहर नहीं मिला है। तो इसलिए जैसे हिंदू लॉ के हिसाब से क्या है सप्तपदी यानी 7 फेरे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में यहाँ पे वरमाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या मेहर यहाँ पे जो है वो क्या है बहुत एक इंपॉर्टेंट राइट है वाइफ के पास। उसका क्या ये लीगल राइट है कि उसको मेहर तो मिलना ही चाहिए। अब आप बहुत टाइम देखेंगे कि मेहर शादी से पहले भी दे दिया जाता है या फिर प्रॉमिस किया जाता है कि शादी बाद यहाँ पे मेहर दे दिया जाएगा। सी अगेन, अगर मेहर नहीं दिया जाएगा हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को, तो क्या होगा वाइफ के पास ऑप्शन रहेगा कि उस शादी को क्या करवा सके, इनवैलिड करवा सके। अब ये तो हमारा हो गया हमने जाना कि शादी कैसे होगा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ निकाह हम देख ले, खासकर सुन्नी लोग कैसे यहाँ पे सुन्नी सेक्ट इस्लाम में कैसे शादी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको वो याद रखना है। वैलिड होने कि यहाँ पे क्या है सही, जिसमें आप अगर ऊपर दिए हुए जितने भी टर्म अभी मैं टर्म्स और कंडीशन बताया हूँ कि एक मुस्लिम लॉ के अंडर में आपको शादी करना है, तो वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो एक हमारा क्या होता है वैलिड मैरिज यानी सही। नेक्स्ट हमारा क्या है इरेगुलर मैरिज या फिर फसीद, अ कंडीशन इज मिसिंग बट कैन बी रेक्टिफाइड, एग्जांपल लैक ऑफ फिटनेस। अब देखो इरेगुलर या फिर फसीड मैरिज किस टाइप का होता है मुस्लिम लॉ के अंडर में, तो ये उन टाइप के मैरिज है जहाँ पे ऊपर जो हम लोग अभी यहाँ पे राइट्स पढ़े एक मैरिज होने के लिए मुस्लिम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने 6 पॉइंट है, ये आपको फॉलो करना है। तो अगर मान लो ये 6 पॉइंट में से एक पॉइंट है यहाँ पे विटनेस का, कि आप 2 मैन या फिर 1 मैन या फिर 2 वुमेन को एक साथ यहाँ पे नहीं रख पाए शादी टाइम पे विटनेस, तो ये क्या है एक तरीके से ये रिक्वायरमेंट आपको आप फुलफिल नहीं कर पाया, जिस कारण से क्या हो जाएगा हमारा ये इरेगुलर या फिर फसेड मैरिज हो जाएगा। बट इसमें हम यहाँ पे क्या इसमें एक कंडीशन रहता है कि जो भी यहाँ पे मिसिंग प्रोसीजर है नहीं फॉलो किया गया रहेगा, उसमें उसको बाद में फॉलो करने का यहाँ पे सामने वाले पार्टी के पास ऑप्शन रहता है। तो इस टाइप के मैरिज को हम लोग क्या बोलते हैं इरेगुलर या फिर फसीड मैरिज। और वैलिड मैरिज या फिर सही मैरिज कौन सा हो गया, जो हम लोग ऊपर 6 यहाँ पे प्रोसीजर पढ़े वो अगर सब कुछ फॉलो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा वैलिड मैरिज। आया समझ, 2 हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे वॉइड या फिर बातिल मैरिज यानी नॉन एग्जिस्टेंट मैरिज लाइक मैरिंग प्रोहिबिटेड रिलीजन और पॉलीएंड्री वाइफ हैविंग 2 हस्बैंड। अब देखो
अब यहाँ पे वॉइड मैरिज मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या है, वॉइड मैरिज को मुस्लिम लॉ के हिसाब से क्या बोलते हैं, बाटिल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये वॉइड मैरिज किस टाइप के होंगे, जब यहाँ पे पॉलीएंड्री किया जाएगा। पॉलीएंड्री मतलब क्या, बाइगमी मतलब एक आदमी, एक हस्बैंड है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मोर देन वन वाइफ रख रहा है, ठीक है, मोर देन वन वाइफ, तो ये इस्लाम में अलाउ है, 4 तक अलाउ है। बट अगर यहाँ पे एक वुमेन है, ठीक है, एक फीमेल है, if there is one female and she is having more than one husband, तो क्या होगा हमारा ये शादी एक तरीके से, ये हमारा वॉइड मैरिज होगा, यानी ये बाटिल मैरिज होगा मुस्लिम लॉ के हिसाब से। आ गया समझ कि मुस्लिम लॉ के अंडर में वॉइड या फिर बाटिल मैरिज ऐसे होते हैं जहां पे अगर मान लो एक एग्जांपल है कि अगर पत्नी क्या कर रही है यहाँ पे, एक से ज्यादा हस्बैंड रख रही है, बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, हस्बैंड यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे वाइफ रख सकते हैं, 4, एक तरीके से यहाँ पे क्या बताया गया है कि 4 यहाँ पे वाइफ रखना अलाउ है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, आप सबको ये पता होगा। बाइगमी अलाउ है बट पॉलीएंड्री अलाउ नहीं है, आया समझ। तो एक तो ये इस टाइप का मैरिज यहाँ पे वॉइड मैरिज माना जाएगा, या फिर मैरिंग प्रोहिबिटेड रिलेशन। अब मुस्लिम लॉ के अंडर में भी कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशन है जिसमें आप शादी नहीं कर सकते हो, तो अगर आप उसमें कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो भी मैरिज आपको यहाँ पे वॉइड माने जाएंगे, आया समझ। तो ये तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मैरिज से रिलेटेड जो यहाँ पे कैसे आप मैरिज कर सकते हो, सबसे पहले वहाँ पे वो पढ़ा, 6 कंडीशन क्या थे। उसके बाद किस टाइप के कौन से मैरिज पूरी तरीके से वैलिड है वो जाना, कौन से इरेगुलर मैरिज है जिसमें कुछ वहाँ पे 6 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट फॉलो नहीं किया गया रहेगा, बट उसको आप बाद में रेक्टिफाई करके ठीक कर सकते हो। एक उसके बाद हमने क्या जाना, वॉइड मैरिज मुस्लिम लॉ के हिसाब से। इसके बाद हम क्या जानेंगे कि मुस्लिम वाइफ के पास यहाँ पे मुस्लिम लॉ में क्या क्या कुछ स्पेशल राइट्स हैं। तो एक उनके पास क्या राइट है, राइट टू मेहर या फिर डॉवेर, यानी शादी से पहले उनको क्या मेहर लेने का अधिकार है। दूसरा क्या है यहाँ पे, राइट टू मेंटेनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नफका। अब देखो ये राइट टू मेंटेनेंस कब दिया जाता है, तो राइट टू मेंटेनेंस जब मान लो यहाँ पे एक तो जो उनका डाइवोर्स का टाइम पीरियड रहेगा, आया समझ। तो उस टाइम पीरियड के बेसिकली उस टाइम पीरियड के अराउंड में अगर उनको यहाँ पे इद्दत टाइम पीरियड में अगर उनको यहाँ पे क्या वो यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बट इद्दत जो टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसके बाद वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे। अब इद्दत क्या होता है वो सब हम आगे अच्छे से मैं आपको सब समझाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट यहाँ पे वाइफ के पास एक और मुस्लिम लॉ के अंडर में यहाँ पे राइट है, राइट टू रेसिडेंस, रहने का उनको अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट इफ द हस्बैंड हैज मल्टीपल वाइफ। अब देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर मान लो एक कोई मुस्लिम मैन है, ठीक है, अब इसकी मान लो A B C D 4 वाइफ हैं, आया समझ। अब इसमें से मान लो अगर बी के साथ उसका हस्बैंड कुछ गलत एक तरीके से अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो क्या कर सकती है ये मुस्लिम लॉ के अंडर में क्या एक तरीके से ये गलत है, ये इसके ऊपर जाकर एक तरीके से केस कर सकती है। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग मोर देन वन वाइफ, देन कोई भी जितनी भी वाइफ है उनके बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस पति को क्या करना पड़ेगा, सबको यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा, यानी उसके लिए सब A B C D चारों जो वाइफ है सब उसके लिए क्या है, बराबर है, आया समझ। अब शादी का प्रोसीजर हमने जाना, ठीक है, वाइफ के पास कुछ स्पेशल राइट है वो हमने जाना। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या जाएंगे, क्या जानेंगे यहाँ पे, डाइवोर्स। मुस्लिम लॉ के हिसाब से आप डाइवोर्स कैसे ले सकते हो इसके बारे में, आया समझ। तो अब डाइवोर्स का भी अलग अलग प्रोसीजर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इद्दत पीरियड बता दे रहा हूँ कि इद्दत पीरियड है क्या। तो इद्दत इज अ मैंडेटरी 3 मंथ वेटिंग पीरियड पोस्ट डाइवोर्स और हस्बैंड डेथ टू डिटरमाइन इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट। अब देखो सिंपली क्या है, एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ, एक्स और वाई है, नॉर्मल एग्जाम्पल से, अभी कुछ भी मुस्लिम लॉ का हम लोग डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। एक्स और वाई है और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, अपनी वाइफ वाई को क्या कर दे रहा है, डाइवोर्स दे दिया। अब डाइवोर्स दे दिया तो यहाँ पे 3 महीना तक वाइफ क्या कर सकती है, किसी और से शादी नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर पाएंगी। क्यों, क्योंकि ये इद्दत पीरियड में, किस पीरियड में, 3 मंथ का टाइम पीरियड है जिसमें वाइफ को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो नॉर्मली रहे एक तरीके से रहेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें इद्दत पीरियड इसलिए मुस्लिम लॉ में लाया गया कि अगर मान लो यहाँ पे
हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर प्रेग्नेंट होंगी तो उस 3 मंथ में पता चल जाएगा कि हाँ ये वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है। अगर प्रेग्नेंट होंगी तो जो डाइवोर्स है वो क्या हो जाएगा एक तरीके से, जब तक बच्चा नहीं हो जाता है उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगा। आया समझ? तो इसलिए यहाँ पे इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी वो 3 मंथ का टाइम पीरियड रहता है जिसमें वाइफ के पास मेंटेनेंस का राइट होता है। अब देखो अब आ जाता है डाइवोर्स का। तो सबसे पहला यहाँ पे डाइवोर्स का हम लोग टाइप देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि ऐसे टाइप ऑफ डाइवोर्स जो यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा दिए जाते हैं। देखो हिंदू लॉ में यहाँ पे टोटल कितने 8 ऐसे डाइवोर्स थे जो दोनों के पास अवेलेबल था। क्या कौन यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को उसका इस्तेमाल कर दे सकते थे। और उसके अलावा क्या जाना था कि हिंदू लॉ में फीमेल के जो वाइफ है उनके पास 3 अलग टाइप के डाइवोर्स राइट थे, ठीक है। और म्यूचुअली भी था कि एक अलग से था कि दोनों म्यूचुअली भी कोर्ट में जाकर कूलिंग पीरियड का इस्तेमाल कर वो भी डाइवोर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मुस्लिम लॉ के हिसाब से डाइवोर्स के बारे में जाने तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड के पास कौन कौन से वे है डाइवोर्स देने का, यानी ये इन सब चीज़ों का वाइफ इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, तलाक़े अहसन। आया समझ? तब तलाक़े अहसन क्या होता है, तो सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग तुहूर पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन फॉलोड बाय इद्दत पीरियड रेवोकेबल बिफोर इद्दत एंड्स। अब देखो अब तलाक़े अहसन क्या है समझा दे रहा हूँ। उससे पहले एक टर्म है यहाँ पे तुहूर पीरियड। अब तुहूर पीरियड क्या है कि यहाँ पे जो फीमेल है सबको पता है क्या, उनका एक मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड रहता है कि हर मंथ उनको पीरियड्स हमको देखने को मिलते हैं। आया समझ? तो अगर मान लो कि एक वाइफ है, उसका यहाँ पे 3 जून को मान लो कि उसका मेंस्ट्रुएशन जो सर्कल था वो खत्म हुआ। बेसिकली 4 से 5 दिन का क्या होता है ये हमको मेंस्ट्रुएशन टाइम हमको देखने को मिलता है टोटल वुमेन में। तो अगर मान लो ये जो वुमेन का जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड है ये 3 जून को खत्म हुआ, तो नेक्स्ट हाईली चांसेस कब है कि नेक्स्ट यहाँ पे उनका कब यहाँ पे आ सकता है उसी फीमेल का। तो इसमें आप ऐड कर लो, वही डिफर करता है 25 डेज टू 30 डेज के बीच में आ सकता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, मान लो कि 28 जून को यहाँ 28 जून के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ सकता है। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड है 3 जून से लेकर 28 जून के बीच में टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर पति के द्वारा बोला जाता है कि आज से मैं तुमको तलाक दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से तलाक माना जाएगा। अगर वो एक ही बार बोल रहा है तो एक बार जब बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तलाक़े अहसन। आया समझ? अब ये 3 जून से 28 जून के बीच का टाइम पीरियड था। मान लो ये यहाँ पे 5 तारीख को बोल दिया, 5 जून को क्या बोल दिया, आज से मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ, ठीक है। तब जब ये बोल देगा तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये इसके बाद से हम क्या ऐड करेंगे, टोटल 3 मंथ का क्या इद्दत टाइम पीरियड। इद्दत में आपको बताया ही था नीचे, इद्दत क्या है 3 मंथ का टाइम पीरियड। तो 5 जून से लेकर 3 यहाँ पे कितना 3 मंथ्स ऐड कर लो। तो इसमें 3 मंथ्स ऐड करोगे तो 5 जुलाई 6 अगस्त और 5 सितंबर 5 सितंबर तक यहाँ पे चल रहा है ये इद्दत पीरियड। आया समझ? तो इस बीच में अगर 5 सितंबर के बीच में अगर पति अगर मान लो उसका मूड चेंज कर अगर होगा कि हाँ मेरे को तलाक नहीं देना है, तो क्या कर सकता है, इसके बीच में बोल सकता है कि हाँ मैं तुमको तलाक नहीं दे रहा हूँ, तो इनका जो डाइवोर्स है ये रुक जाएगा। बट आफ्टर 5 सितंबर क्या हो जाएगा, ये लोग अपने आप क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक डाइवोर्स हो जाएंगे। आया समझ? तलाक़े अहसन क्या होता है कि उसमें पति को क्या करना रहता है, तोहर का जो टाइम पीरियड रहता है यानी जो दो मेंस्ट्रुएशन सर्कल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बीच का जो भी दिन में अगर मान लो पति के द्वारा बोल दिया जाएगा क्या मैं तुमको तलाक देता हूं, तो क्या उसको तलाक को मान लिया जाएगा और उसी दिन से यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ तक यहाँ पे इद्दत पीरियड चलेगा। अगर इद्दत पीरियड के बीच में अगर पति अगर उसका मूड चेंज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, इन लोगों का डाइवोर्स फाइनल हो जाएगा। अगर मूड चेंज हो जाएगा 3 महीने के अंदर में तो डाइवोर्स इनका नहीं होगा। आया समझ? तलाक़े अहसन क्या है, ये हमारा क्या था, पहला तलाक़े अहसन, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, तलाक़े हसन। अब देखो इसके अलावा भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हस्बैंड यहाँ पे बोलेगा कि नहीं हमको तुमको डाइवोर्स नहीं देना है तो ही यहाँ पे डाइवोर्स एक तरीके से इनका कैंसिल होगा। उसके अलावा भी अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल से समझे थे 5 जून से लेकर 5 सितंबर के बीच में अगर पति पत्नी के बीच में अगर फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाता है, आया समझ, तो भी क्या हो जाएगा, डाइवोर्स को अपने आप एक तरीके से वहीं पे डाइवोर्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। आया समझ कि
आपको इस टाइम पीरियड के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स भी नहीं करना रहता है। अगर कर लिया सब तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पीरियड में भी जो तलाक़े हसन का इस्तेमाल कर कर यहाँ पे तलाक दिया गया था पति के द्वारा, वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला तलाक़े हसन। दूसरा हमारा क्या है, तलाक़े हसन। अब ये क्या है, 3 प्रोनाउंसमेंट इन 3 कंसेक्यूटिव तोर्स रेवोकेबल बिफोर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। अब देखो तलाक़े हसन हमने क्या जाना कि जो यहाँ पे पहला एक कोई भी यहाँ पे मेंसुरेशन का सर्कल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में पति के द्वारा यहाँ पे अनाउंस बोल दिया जाएगा कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, तो क्या मान लिया जाएगा और नेक्स्ट 3 मंथ का यहाँ पे इद्दत पीरियड फॉलो किया जाएगा। बट यहाँ पे तलाक़े अहसन क्या है, तो तलाक़े अहसन देखो बता दे रहा हूँ क्या है। एग्जाम्पल ऊपर का ही लेते हैं। मान लो कि कोई यहाँ पे वाइफ है एक्स की, वाई क्या है, एक्स की कोई वाइफ है, जिसका जो मेंसुरेशन पीरियड है अगर मान लो 3 जून को यहाँ पे खत्म हो रहा है, आया समझ। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक तरीके से मान लो उसका मेंसुरेशन पीरियड कब उसका चलेगा, 28 जून से मान लेते हैं 2 जुलाई तक, आया समझ। नेक्स्ट उसका कब से कब तक चलेगा, यहाँ पे मान लो 25 जुलाई से 30 अगस्त तक, आया समझ। तो अब इसमें देखो अगर कोई पति यहाँ पे तलाक़े हसन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले एक बार बोलना पड़ेगा 3 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच में पहली एक बार तलाक, एक बार बोल दिया। फिर उसको दोबारा बोलना पड़ेगा 2 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में यहाँ पे दूसरी बार क्या, तलाक। फिर उसको जो नेक्स्ट यहाँ पे टाइम पीरियड है, नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंसुरेशन का टाइम पीरियड है वो कब तक यहाँ पे चलेगा हमारा बेसिकली, तो ये मान लो आप 26 सितंबर तक। अब तीसरा उसको प्रोनाउंसमेंट किसके बीच में करना पड़ेगा, 30 अगस्त से लेकर 26 सितंबर के बीच में तीसरा। अगर इन तीनों इंटरवल पे अगर वो बोल देता है, यानी जो यहाँ पे एक वाइफ है अगर उसका जो मेंसुरेशन पीरियड है वो खत्म होगा और उसके बीच का जो टाइम है अगर वो रेगुलर इंटरवल पे 3 बार यहाँ पे तलाक तलाक अगर तलाक बोल दिया तो क्या हो जाएगा, उसका एक तरीके से उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तलाक़े हसन। बट अगर मान लो पहले टाइम पीरियड में बोल दिया एक बार तलाक, दूसरे में बोल दिया एक दूसरी बार तलाक, बट तीसरे में नहीं बोला था, क्या हो जाएगा, ये डाइवोर्स उसी टाइम पे कोलैप्स हो जाएगा। या फिर अगेन पहले में ही बोल दिया तलाक, दूसरे बोलने से पहले ही मान लो दोनों के बीच में यहाँ पे फिजिकल इंटरकोर्स हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो तलाक़े हसन का इस्तेमाल किया गया ये भी कोलैप्स हो जाएगा। अगेन एक और सिनेरियो बन सकता है कि पहले इंटरवल में बोल दिया तलाक, दूसरे इंटरवल में भी बोल दिया तलाक, बट तीसरे में बोलने से पहले भी दोनों के बीच में यहाँ पे फिजिकल इंटरकोर्स हो गया, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इनका डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है ये भी यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। तो तलाक़े अहसन क्या है, उसमें आपको सिंगल प्रोनाउंसमेंट करना है कब, जो आपका मेंसुरेशन का टाइम, मेंसुरेशन जैसे ही खत्म होगा और नेक्स्ट जब यहाँ पे आने वाला होगा, सॉरी मेंस्ट्रुएशन, तो उस दोनों के बीच का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है उसके बीच में अगर आप बोलोगे तो क्या आप यहाँ पे तलाक ले सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या फॉलो करोगे, 3 महीने का इद्दत पीरियड। ये हमारा क्या था, तलाक़े अहसन। उसके बाद हमारा क्या था, तलाक़े हसन समझ आ गया। उसके बाद हमने जाना यहाँ पे तलाक़े हसन। अब इसमें क्या है कि इसमें 3 बार यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 बार यहाँ पे क्या बोलना है, तलाक तलाक तलाक। अब वो कैसे बोलना है कि मेंस्ट्रुएशन का यहाँ पे जो पहला मान लो यहाँ पे पहला साइकिल खत्म होगा, उसके बाद फिर जो दूसरा मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड खत्म होगा उसमें आप बोलोगे, फिर जब तीसरा मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड खत्म होगा तब आप 3 बार लगातार बोल दोगे इंटरवल पे, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली एक तरीके से आप डाइवोर्स हो जाओगे। तो ये हमारा क्या था, तलाक़े हसन और तलाक़े हसन के बीच में डिफरेंस। तो ये अभी तक 2 हमने जाना। अब तीसरा हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, तलाक़े बिद्दत, यानी ट्रिपल तलाक, जिसको अब ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों का पर्सनल लॉ में जो तलाक का कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, नहीं, 2 अभी भी फॉलो होते हैं। एक ही जो हमारा तीसरा टाइप है जो अब हम पढ़ेंगे उसको क्या किया गया है, स्ट्राइक डाउन किया गया है। तो तीसरा हमारा क्या है, तलाक़े बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक। तो इसमें क्या है, आप लगातार यहाँ पे अभी बैठे हो ऐसे, अगर मान लो पति को कुछ भी हुआ, अचानक से गुस्सा आया, बोला तलाक तलाक तलाक, क्या हो जाएगा, तो पति और पत्नी के बीच में क्या हो जाएगा, जो उनका रिलेशनशिप था वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाएगा। ये एक टाइम 2019 तक इंडिया में हमको देखने को मिलता था, जिस कारण से मुस्लिम वुमेन इंडिया की बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने पति से। क्यों, क्योंकि पति के पास एक ऐसा राइट था जिसके मन में अचानक से कुछ भी आया, कितना भी गुस्सा में क्या बोल सकता है, एक ही बार में तलाक तलाक तलाक, और रिलेशन उन दोनों के बीच का खत्म। तो ये क्या कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में,
सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या किया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपको याद रखना है हमेशा पति के पास 3 तलाक का ऑप्शन, 3 वेज है डाइवोर्स देने का। एक है तलाके हसन जो अभी भी चलता है, दूसरा है तलाके हसन अभी भी ये भी चलता है, तीसरा क्या था तलाके बिद्दत जो यहाँ पे इंडिया में अब बैन है, ट्रिपल तलाक है, समझ। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये तो सिर्फ हस्बैंड के पास था। वाइफ के पास क्या है, तो वाइफ के पास सिर्फ एक ही टाइप का डाइवोर्स राइट है जिसको हम लोग खुला बोलते हैं। तो खुला क्या है, वाइफ ऑफर कंसिडरेशन और रिटर्न मर टू सीक डाइवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड। अब देखो मान लो एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ है, वाई एक्स से बहुत ज्यादा परेशान है तो वो क्या करेगी, कुछ एक्स को कुछ पैसा देगी, बोलेगी कि मैं तुमको ठीक है 10 लाख रुपया देती हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ो, तुम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खुला बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो सकता है। या फिर ये कि मान लो एक शादी के टाइम पर जो मेहर का पैसा दिया होगा वाई को अपनी बीवी को, अगर वो पैसा वाई वापस लौटा देगी एक्स को, तो तभी भी उसके पास ऑप्शन रहेगा खुला का इस्तेमाल कर डाइवोर्स लेने का। ये सिर्फ एक ही राइट अवेलेबल है किसके पास, वाइफ के पास डाइवोर्स लेने का, है समझ। अब कुछ और भी फॉर्म्स हैं यहाँ पे मुस्लिम सॉरी यहाँ पे डाइवोर्स लेने का जो म्यूचुअली दोनों के पास अवेलेबल हैं। तो एक तो हमारा हो गया मुबारक। तो ये क्या है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी जब दोनों राजी हैं तो यहाँ पे जो तलाक ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मुबारक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तलाके तफवीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड डाइवोर्स। हस्बैंड डेलीगेट्स द राइट टू गिव डाइवोर्स टू द वाइफ, कंडीशन साइन डेट इफ ही मैरिज अगेन द वाइफ कैन डाइवोर्स हिम। अब देखो अब यहाँ पे तलाके तफवीज क्या है, तो अगर मान लो एक्स और वाई के बीच में शादी नहीं हुआ है, समझो। अब एक्स और वाई, एक्स जो उसका आगे चलकर इन फ्यूचर में हस्बैंड बनेगा, वो वाई से शादी करने के लिए वाई को क्या बोलता है कि अगर ये सब चीज कुछ कंसिडरेशन देगा कि जो तुमको नहीं पसंद है, अगर मैं वो करूंगा तो तुम आगे चलकर मेरे से यहाँ पे तलाक ले सकती हो। जैसे वाई को ये बोल सकता है कि अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी किया तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि तुम क्या कर सकती हो, मेरे से तलाक ले लेना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तलाके तफवीज, जिसको हम लोग डेलीगेटेड डाइवोर्स बोलते हैं, जिसमें पति के द्वारा पत्नी को कुछ स्पेशल राइट दिया जाता है कि पति प्रॉमिस करता है कि अगर हम इन सब चीज़ों में से कुछ करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेरे से तलाक ले सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तलाके तफवीज, आया समझ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जुडिशियल डाइवोर्स। सब अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ग्राउंड्स क्या है, अब कोर्ट के यहाँ पे इस्तेमाल कर कि अगर आप लोग मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर में यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स है डाइवोर्स लेने का, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का मेंटल या फिर फिजिकल क्रुएलिटी हस्बैंड के द्वारा वाइफ पे किया जा रहा है या फिर वाइफ के द्वारा हस्बैंड पे किया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। या फिर इम्पोर्टेंसी, यानी कोई हस्बैंड या फिर वाइफ में से कोई यहाँ पे एक तरीके से मेंटली स्टेबल नहीं है, अब उसका वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, तभी भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। ये हमको हिंदू लॉ में भी देखने को मिलता है। या फिर नॉन मेंटेनेंस, वाइफ को अगर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकती है, यहाँ पे हस्बैंड से अपने तलाक ले सकती है कि वाइफ हस्बैंड क्या कर रहा है, उनका ध्यान नहीं रख रहा है। उसके अलावा क्या है, मिसिंग ऑफ हस्बैंड, जैसे हमने हिंदू लॉ में क्या जाना था कि 7 साल तक आपका पति यहाँ पे अगर मान लो मिलेगा नहीं तो वाइफ के पास ऑप्शन रहेगा डाइवोर्स लेने का। तो सेम यहाँ पे अगर मान लो मुस्लिम लॉ के अंडर में भी अगर उनका पति मिल नहीं रहा है उनको, तो क्या कर सकते हैं वो लोग, डाइवोर्स यहाँ पे ले सकता है। आया समझ। तो ये कुछ थे यहाँ पे डाइवोर्स राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉ है और कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताना है। तो एक तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है निकाह या फिर हलाला का। अब ये आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि निकाह या फिर हलाला क्या होता है। तो हलाला, इफ अ हस्बैंड डाइवोर्स हिज वाइफ एंड वांट टू रीमैरी हर, द वाइफ मस्ट कंप्लीट इद्दत, मैरी अ सेकंड पर्सन, consummate that marriage, get divorce, perform iddat again, and only then she can remarry her first husband। अब देखो हलाला क्या है, अच्छे से डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मान लो एक्स और वाई पति पत्नी थे, एक्स को कुछ हुआ या फिर वाई को, दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिए। अब मान लो तलाके हसन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक ही प्रोनाउंसमेंट अलाउ है, क्या, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन टाइम जो पीरियड रहेगा उसके बीच में अगर पति के द्वारा बोल दिया जाएगा। तो मान लो एक्स आज बोल दिया, आज एग्जांपल लेते हैं 1 जून को कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाके हसन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद वाइफ क्या करेगी, 3 महीना तक का
यानी 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर तक यहाँ पे इद्दत टाइम पीरियड फॉलो करेगी। और ये इद्दत टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएंगे, दोनों डाइवोर्स हो जाएंगे। अब अगर मान लो ये अभी अनाउंस कर दिया था 1 जून को ही यहाँ पे तलाक देता है, तो तलाक तो इनका हो ही गया था। बट अगर मान लो कि ये आगे चलकर यहाँ पे जो हमारा इद्दत टाइम पीरियड ये भी खत्म हो गया, अब इद्दत टाइम पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे मान लो एक जो उसका पति था उसको मन किया कि नहीं अब फिर से हम दोबारा शादी करेंगे, चलो हम लोग शादी कर, मतलब फिर से हम पति और पत्नी बनते हैं। तो इसका देखो क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, जो वाई इसकी वाइफ है, इसको क्या करना पड़ेगा, वाई को किसी और आदमी के साथ शादी करना होगा पहले। आया समझ? तो वाई यहाँ पे क्या करेगी, मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, बहुत हम लोग देखते हैं कि जो अधिकतर केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो एक्स यहाँ पे हस्बैंड है उसी के जो रिलेटिव होंगे, जैसे इसके और भाई हो गए या फिर जो इसके जो इसके एक तरीके से फादर हैं या फिर इसके कोई क्लोज रिलेटिव है, उसके द्वारा क्या करवा दिया जाएगा इसकी वाइफ का। मान लो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एक भाई है जेड। अब जेड का क्या करवाया जाएगा, पहले वाई के साथ शादी। आया समझ? अब जेड के साथ यहाँ पे शादी करवाया जाएगा। अब शादी होगा, ठीक, अब शादी होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको फिजिकल इंटरकोर्स देखने को मिलेगा। अब वो हो गया, देन यहाँ पे क्या होगा, जेड क्या करेगा, वाई को यहाँ पे क्या करेगा, फिर से अब ये फिर तलाक देगा। अब मान लो कोई डेट पर यहाँ पे तलाक इसको दे रहा है 1 अक्टूबर को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, 1 अक्टूबर को एक तरीके से तलाक दिया। अब 1 अक्टूबर को तलाक देगा तो फिर इद्दत पीरियड टाइम फॉलो किया जाएगा 3 महीना तक, यानी 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 1 जनवरी। फिर अब इद्दत टाइम पीरियड खत्म हुआ, अब जेड और वाई के बीच का जो यहाँ पे रिलेशन था ये क्या हो जाएगा, फाइनली खत्म। अब जाकर फाइनली फिर क्या कर पाएंगे, एक्स और वाई यहाँ पे शादी कर पाएंगे। आया समझ? तो अगर मान लो कि हलाला का कॉन्सेप्ट आपको आया समझ कि क्या है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, कि एक्स और वाई पति पत्नी है और एक्स और वाई के द्वारा एक्स और वाई के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक्स यहाँ पे अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है, और तलाक देने के बाद उसको लग रहा है कि नहीं हमको फिर से वाई के साथ शादी करना है। तो वाई के साथ शादी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको किसी और मेल के साथ यहाँ पे शादी करना पड़ेगा, देन यहाँ पे वो डाइवोर्स देगा, फिर यहाँ पे इद्दत का पीरियड खत्म होगा, देन यहाँ पे एक्स और वाई दोबारा शादी कर पाएंगे। तो अभी के टाइम पर इंडिया में देखिए हम लोग बहुत सारा इलीगल रैकेट चलता है, जहाँ पे एक तरीके से इस सिस्टम से मुस्लिम वुमेन है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा ऐसा केसेस आ रखा है जिसमें पता चला है कि इंडिया में ऐसा स्पेशल रैकेट चलता है जहाँ पे जो अगर मान लो कि किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ दोबारा शादी करना है, तो बहुत सारे एक ऐसा यहाँ पे एक तरीके से आप नेटवर्क समझ लो क्रिएट किया गया है, जिसमें से पहले ही है कि वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे कि आप अपनी वाइफ का उनसे शादी करवा दो, अगर आपको अपने रिलेटिव में नहीं करवाना है तो ये सब चीज़ हमको देखने को मिलता है। एट द एंड इससे सफ़र कौन करती हैं, जो मुस्लिम वुमेन है वो सफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें शादी होगा तो इसमें जो इंटरकोर्स का चांसेस है ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक तरीके से क्या होता है उनका जो डिग्निटी है वो क्या किया जा रहा है, उनके साथ ये डिग्निटी उनका क्या हो रहा है, एक तरीके से हार्म हो रहा है। तो जो ट्रिपल तलाक केस था यहाँ पे 2019 में सायरा बानो का, तो उसमें सिर्फ ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए केस नहीं किया गया था, उसमें ये भी था हलाला सिस्टम को भी बैन करने के लिए यहाँ पे केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को ही यहाँ पे बैन किया, बट हलाला सिस्टम को यहाँ पे बैन नहीं किया गया है। आया समझ? तो ये हमारा क्या था, हलाला जो आपको समझ आ गया होगा आई होप अच्छे से। तो आप देख ही रहे हो कि हलाला के कारण कैसे मुस्लिम वुमेन के साथ एक तरीके से गलत किया जा रहा है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म था जो आपको जानना था। नेक्स्ट हमारा क्या है, शाह बानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट मुस्लिम वुमेन इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत पीरियड आफ्टर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। अब देखो मुस्लिम लॉ के हिसाब से आप सबको बता रखा हूँ, जो इद्दत पीरियड 3 मंथ का होता है उसी में क्या है, यहाँ पे वुमेन के पास क्या है, जो वाइफ है उसके पास यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस का राइट है, ठीक है। बट शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है कि नहीं, जो हमारे यहाँ पे सीआरपीसी है, जिसको अब तो आगे चलकर अभी सीआरपीसी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है किससे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, तो इसे अभी रिप्लेस कर दिया गया है। तो वहीं पहले सीआरपीसी के अंडर में यहाँ पे एक सेक्शन 125 था, जो क्या है हमारा सुप्रीम कोर्ट का इसी सेक्शन का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मुस्लिम वुमेन भी
यहाँ पे जो इद्दत का टाइम पीरियड है इसके बाद भी एक तरीके से मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से। तो इसको पलटने के लिए आप सबको पता ही होगा उस टाइम पीरियड में राजीव गांधी गवर्नमेंट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को चेंज करने के लिए एक मॉडिफाई लेकर आया जाता है और उसमें फिर से क्या कर दिया जाता है कि नहीं 125 सीआरपीसी यहाँ पे क्या होगा, मुस्लिम वुमेन पे एक तरीके से अप्लाई नहीं होगा, वो इसका इस्तेमाल कर डाइवोर्स नहीं ले पाएंगी। आप सबको पता ही है क्यों किया गया, अपेसमेंट पॉलिटिक्स आपको दिख ही रहा है इसमें कैसे किया जा रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो बहुत सारे जो उस टाइम पीरियड पे जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो गवर्नमेंट से नाराज थे, और गवर्नमेंट उस टाइम पे किसका था, राजीव गांधी का, तो उनको खुश करने के लिए इसको ओवर चेंज किया गया। नेक्स्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सायरा बानो केस है जिसमें चैलेंज किया गया था, ऑलरेडी बता दिया हूँ, ट्रिपल तलाक को, इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, सबको पता है, बट हलाला और निकाह वाले सिस्टम को भी नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, और साथ ही में पॉलीगैमी को भी यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का बात किया गया था, बट ये भी नहीं हुआ। पॉलीगैमी मतलब क्या कि जो मुस्लिम में हमको देखने को मिलता है एक पति के पास एक से ज्यादा वाइफ है, 4 वाइफ है, वो सिस्टम को भी यहाँ पे बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था सायरा बानो केस में, बट सुप्रीम कोर्ट ने ना हलाला वाले मैटर पे कुछ किया ना पॉलीगैमी वाले मैटर पे कुछ किया, बट ट्रिपल तलाक वाले मैटर को क्या कर दिया, उसको एक तरीके से वॉइड कर दिया, बैन कर दिया है। समझ, अभी के टाइम पर कोई मुस्लिम मैन अपने वाइफ को अगर यहाँ पे डाइवोर्स देता है, ट्रिपल तलाक का यूज कर 3 तलाक बोल देता है, तो क्या उसको सजा हो सकती है, समझ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सरला मुदगल केस, तो कन्वर्टिंग टू इस्लाम प्योरली टू परफॉर्म अ सेकंड मैरिज बाइगमी व्हाइल द फर्स्ट मैरिज इज इनवैलिड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आपको बस इसलिए याद रखना है सरला मुदगल केस, क्यों, क्योंकि अगर मान लो एक्स कोई आदमी है, वाई से शादी किया है और एक्स और वाई हिंदू है, अब एक्स को क्या कर रहा है, जो एक्स वाई का हस्बैंड है उसको मान लो है कि हमको दूसरा भी शादी करना है, तो वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, एक्स क्या बन गया, मुस्लिम, तो एक्स जब मुस्लिम बन जाएगा तो वाई के पास क्या ऑप्शन रहेगा, सरला मुदगल केस से यहाँ रखा है, वो एक्स से यहाँ पे क्या ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। क्यों, क्योंकि उसका पति यहाँ पे शादी करने के लिए क्या हो रहा है, धर्म एक तरीके से परिवर्तन कर रहा है, रिलीजन में चेंज ला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस में क्या बोला था कि ऐसे टाइप के कन्वर्जन को हम लोग इनवैलिड मानेंगे, क्यों, अगर आप ऐसे टाइप अगर आप कन्वर्जन करोगे तो ये क्या माना जाएगा, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट मैरिज हो रखा है, जैसे इस केस में वाई के साथ फर्स्ट मैरिज हुआ है, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, है समझ, कि अगर आप हिंदू हो और उसके बाद दूसरा शादी करने के लिए मुस्लिम बन रहे हो तो आपका जो पहला शादी होगा क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए सरला मुदगल का केस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, अब मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो गार्जियनशिप इनहेरिटेंस का लेके या फिर मिसलिनियस कुछ यहाँ पे चीजें उसके बारे में हम जानेंगे। तो गार्जियनशिप से रिलेटेड यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, तो फादर को यहाँ पे क्या माना जाता है, नेचुरल गार्डियन माना जाता है, किसमें, मुस्लिम लॉ के हिसाब से, अगर और द मदर गेट्स कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रेन बॉयज अप टू 7 ईयर एंड गर्ल्स अप टू एज ऑफ प्यूबर्टी। अब देखो अगर मान लो एक्स और वाइफ यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है और दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो जाहिर सी बात है जो उनके बच्चे होंगे उनका क्या होगा, यहाँ पे अगर उनके बच्चे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि ये किसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ के हिसाब से फादर को एक तरीके से नेचुरल चॉइस माना जाता है, बट अगर जो यहाँ पे चाइल्ड है, अगर लड़का है, अगर उसका एज 7 साल से कम है तो कस्टडी किसको मिलेगा, मदर को, और अगर गर्ल्स यहाँ पे जब तक उसको वो प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ है, यानी मान लो 12 साल तक, तब तक कस्टडी किसके पास रहेगा, मदर के पास, उसके बाद किसको ट्रांसफर हो जाएगा, फादर हैं उनको। अब इनहेरिटेंस से रिलेटेड देख ले तो प्रॉपर्टी डिसॉल्व्स इमीडिएटली अपॉन डेथ, नो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट, बोथ सन्स एंड डॉटर इनहेरिट बट द सन गेट डबल द शेयर ऑफ द डॉटर। अब देखो इसमें इनहेरिटेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यही है कि अगर मान लो इनहेरिटेंस का बात आएगा तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलेगा कि अगर मान लो एक्स को कोई चीज यहाँ पे 1 मिल रहा है तो उसका डॉटर को कोई चीज 1 मिल रहा है तो उसके जो सन है कितना मिलेगा, उसको 2 मिलेगा, यानी 2 गुना का कॉन्सेप्ट है। हिंदू लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 2004 के जजमेंट के बाद कितना है, डॉटर और सन के पास कितना का अधिकार है, 50-50% का, आया समझ। बट मुस्लिम लॉ में यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे डॉटर यहाँ पे हमेशा डबल है, अगर डॉटर को 1 मिलेगा तो यहाँ पे सन को कितना मिलेगा, 2, आया समझ। उसके अलावा अडॉप्शन से रिलेटेड यहाँ पे तो कोई भी रिकॉग्नाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बट खफाला सिस्टम यहाँ पे चलता है, बट उसको लीगल बट यहाँ पे उसका लीगल अडॉप्शन यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता है। अब खफाला सिस्टम है क्या, तो खफाला सिस्टम में अगर मान लो किसी को अडॉप्ट करना है तो वो कुछ प्रोसीजर फॉलो कर एक तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। अब पॉलीगैमी आप सबको पता ही है, यानी
मुस्लिम मैन इज अलाउड टू मैक्सिमम ऑफ 4 वाइफ्स, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पे वाइफ रखना। तो पॉलीगैमी हमको देखने को मिलता है किसमें, मुस्लिम लॉ के अंडर में, जो मैन के पास यहाँ पे 4 शादी का यहाँ पे एक तरीके से उनके पास कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा यूसीसी यहाँ पे देख लो, तो यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पर आप देखो तो अगर आप हिंदू लॉ भी पढ़ लिए और मुस्लिम लॉ भी पढ़ लिए, तो बताओ हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में बहुत सारा डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है आपको। और मुस्लिम लॉ में आपको कुछ कुछ ऐसी चीज भी देखने को मिल रहा है जिसमें वुमेन्स के साथ एक तरीके से जस्टिस नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जैसे कि हलाला का सिस्टम हो गया, या फिर जो पॉलीगेमी का सिस्टम है ये हो गया। ये क्या हो रहा है, एक तरीके से मुस्लिम वुमेन के साथ गलत हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अब आगे चलकर हमको, जब हमारा संविधान बना तो हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी इंडिया में आप क्रिमिनल लॉ के लिए सब एक ही देखते होंगे कि कोई भी मर्डर कर देगा तो चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, जो सजा है वो क्या, उसको एक सेम सजा, या फिर उसको अप टू यहाँ पे एक तरीके से क्या मिलेगा, डेथ मिलेगा, यानी फांसी तक का उसको सजा मिल सकता है। क्या है, मैक्सिमम है हमारा, किसी का हम मर्डर करेंगे तो आया समझ। तो ये क्या हिंदू द्वारा किया जाए या मुस्लिम द्वारा किया जाए, बराबर है। तो ये क्या है, क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, बट अभी भी यहाँ पे सिविल लॉ है, यानी जो मैरिज से रिलेटेड हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए, यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो गए, यहाँ पे गार्जियनशिप से रिलेटेड हो गए, वो सेम नहीं है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इसका सेम करने का बात किया गया था। हमारे जो लॉ मेकर थे, भीमराव अम्बेडकर हो गए, गांधी जी, ये सब कोई इसका मांग कर रखे थे, बट उस टाइम पीरियड पे हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। जो हमारी गवर्नमेंट थी, बहुत सारे लीडर का ये कहना था कि अगर हम लोग इनका पर्सनल जो रिलीजियस राइट है इसको सबका सेम कर देंगे तो एक तरीके से क्या होगा, देश की यूनिटी पे एक तरीके से सवाल उठेगा। तो इसलिए तो हम नहीं किया गया। बट हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, स्टेट शुड endeavor to apply a common personal law to all citizens through it is yet to be implemented nation wide। अब देखो, तो वही मैं बता दिया कि आर्टिकल 44 में क्या है कि सबके लिए एक समान क्या प्रश्न, एक तरीके से सिविल लॉ लेकर आया जाएगा, पर्सनल लॉ, जिसमें शादी से लेकर डाइवोर्स का सबका क्या रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या पारसी हो, या फिर किसी भी रिलीजन का हो, सबके पास क्या रहेगा, सब एक ही तरीके से सब शादी करेंगे। आया समझ। तो इसके बारे में यूसीसी के बारे में आर्टिकल 44 में बताया गया है। अभी तक ये नेशन वाइड अप्लाई नहीं हुआ है, बट एक इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है उत्तराखंड जिसने फाइनली यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आसाम में भी इसके जो यूसीसी का जो ड्राफ्टिंग है उसका काम चल रहा है, गुजरात में भी काम चल रहा है। तो ये सब स्टेट आगे चलकर क्या यूसीसी को एक तरीके से नियरेस्ट एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आया समझ। तो अगर यूसीसी हो जाएगा तो इसमें हमको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मे बी जो यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं उनको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ट्राइबल लोगों का एकदम पूरे तरीके से कल्चर ही हमसे अलग है। समझ। तो बाकी सबको छोड़कर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंडिया में जितने लोग हैं सबका यहाँ पे एक तरीके से बराबर का सब शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, उसके बाद अडॉप्शन से, उसके अलावा इनहेरिटेंस, सब कुछ का क्या हो जाएगा, एक कॉमन लॉ हमको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा यूसीसी। ठीक है। अब आज की क्लास में हमने अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स था यहाँ पे मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हमने अच्छे से कवर कर लिया, हिंदू लॉ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, फैमिली लॉ इसके साथ साथ क्या हो जाता है, अच्छे से पूरे डिटेल में कवर हो जाता है। आया समझ। आज के क्लास में हमारा इतना ही। कुछ भी आपको ना समझ आया और कमेंट करके डायरेक्ट पूछना। नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और आपने अगर हिंदू लॉ यहाँ पे कवर नहीं किया तो आप हिंदू लॉ भी कवर कर सकते हो। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज के सेशन में इतना ही। फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, अल्लाह अकबर।